हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर्स की जीएसटी में क्या परिस्थिति है और उन्हें जीएसटी मैकेनिज्म में क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी होती है। रियल एस्टेट और ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेस पर लगता है, ये सभी जीएसटी में आने वाली परिस्थितियाँ रेगुलर जीएसटी में होने वाले एसएससी और उनके मैकेनिज्म से अलग है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट मैकेनिज्म जीएसटी टैक्सोनॉमी में किस प्रकार काम करता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट में जो आने वाली रियल एस्टेट कैटेगरीज हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि पहली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, जिसे हम इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन पर जनरली जो जीएसटी का रेट है वह 1% लगाया हुआ है, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अलावा अन्य हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन पर जीएसटी का रेट सरकार ने 5% दिया हुआ है। अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। जीएसटी में इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है उसके अनुसार अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो उस केस में जो फ्लैट्स हैं उनमें कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर अर्थात 645 स्क्वायर फीट दिया जाना जरूरी है। और यह कंडीशंस दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे मेट्रो सिटीज़ में एप्लीकेबल होंगे। और अगर वह ईडब्ल्यूएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नॉन मेट्रो सिटी में है, तो उस केस में रेजिडेंशियल जो फ्लैट्स बनेंगे उनका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 969 स्क्वायर फीट होना जरूरी रहेगा। अगर वह ऐसी कंडीशंस पूरी करेंगे तो ही उन्हें ईडब्ल्यूएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में डिफाइन किया जाए। सेकंड हम बात करेंगे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की, जहां एक और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कॉमर्शियल स्पेस भी अपार्टमेंट्स और डेवलपर्स द्वारा डेवलप किए जाते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वह अपार्टमेंट स्कीम RREP, जिसे हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहते हैं, वहां पर सरकार ने जीएसटी का रेट 5% लगाया हुआ है। अर्थात RREP प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर कोई यूनिट सोल्ड होता है तो वहां पर जीएसटी का रेट 5% लगेगा। और अगर RREP के अलावा अन्य कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है तो वहां 12% जीएसटी का रेट लगेगा। जहां भी 5% RREP के प्रोजेक्ट्स होंगे वहां पर ITC जो भी डेवलपर्स हैं उन्हें अपने आने वाली परचेज पे इनपुट्स जीएसटी में नहीं मिलेगा। और अदर देन RREP प्रोजेक्ट्स में जहां 12% का इंटरेस्ट जीएसटी रेट लगेगा, वहां पर उनको अपनी होने वाली परचेज जो कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है उन पर उनको इनपुट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि RREP, जिसे हम रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कह रहे हैं, वह क्या होता है। आगे बात करते हैं RREP रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की। RREP प्रोजेक्ट्स किन्हें कहते हैं। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में टोटल कारपेट एरिया ओवरऑल कारपेट एरिया के 15% तक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए फ्लैट्स में काम आता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को RREP प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इस प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लगने वाला जीएसटी रेट 1% होगा, और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि RREP पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं वहां पर लगने वाला जीएसटी रेट 5% होगा। और उनके अलावा अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां पर लगने वाला जीएसटी रेट 12% होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेवलपर्स अथवा प्रोमोटर्स पर जीएसटी का रेट 15% लगेगा तो उन्हें अपने ली जाने वाली परचेज पर ITC इनपुट मिलेगा। और जहां भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अथवा RREP प्रोजेक्ट्स होंगे जहां जीएसटी का रेट 1% अथवा 5% लगेगा, वहां उन्हें अपनी ली जाने वाली परचेज पर ITC का इनपुट नहीं मिलेगा। आगे हम आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स अथवा डेवलपर्स अथवा प्रोमोटर्स जो कि लैंड डेवलप करते हैं और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अथवा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जीएसटी एक्ट में उनको बाउंड किया गया है कि वे अपनी सभी ली जाने वाली सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, वे रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रही। अर्थात एक बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स को अपनी ली जाने वाली लगभग समस्त परचेज रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर से ही लेना जरूरी रखा गया है। और वहां पर सरकार द्वारा जीएसटी एक्ट में कंडीशन लगाई हुई है कि उन्हें अपनी ओवरऑल सप्लाई ऑफ गुड्स की कॉस्ट का कम से कम 80% भाग रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना जरूरी रहेगा। और अगर यह 80% कैटेगरी फुलफिल नहीं होती तो उस केस में उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत
जो लगने वाला जीएसटी लायबिलिटी है उसमें जोड़ा गया है, जिसके लिए स्पेशली सीमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगने वाला सीमेंट का कॉस्ट जो भी किसी लैंड अथवा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर आ रहा है वह तकरीबन 80% का कॉस्ट रजिस्टर डीलर से परचेज किया जाना जरूरी है। और अगर यह प्रतिशत ओवरऑल सीमेंट की परचेज का 80% से कम आका गया हो तो ऐसे में उस रेशो को पूरा करने के लिए आने वाला जो भी रकम होगा उस पर 28% से जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत स्वयं उस बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स को वहन करनी होगी। तो ये मान के चलिए कि रियल एस्टेट में लगने वाली समस्त परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स लगभग हर बिल्डर अथवा प्रोमोटर को एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना ही मैंडेटरी लगभग है। इसी कड़ी में सप्लाई ऑफ सर्विस की भी अगर हम बात करें तो एक बिल्डर अथवा प्रमोटर को गुड्स के साथ साथ अगर किसी तरह की कोई प्रोफेशनल अथवा टेक्निकल अथवा इंजीनियरिंग संबंधित जो सर्विसेज लेनी हो उन सर्विसेज को लेने के लिए भी उन्हें रजिस्टर्ड डीलर से ही संपर्क करना चाहिए। अगर वह अनरजिस्टर्ड डीलर से ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विस अपने किसी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट बिल्डिंग्स के लिए यूज करता है तो वहां भी उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बाउंड किया गया है और ऐसी ली जाने वाली सर्विसेज पर उसे 18% से टैक्स स्वयं पे करते हुए वहन करना होगा। आगे हम बात करते हैं किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को किसी भी बिल्डर्स अथवा प्रोमोटर्स द्वारा आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाना। कोई भी बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स किसी भी अपनी साइट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग अथवा बिल्डिंग रिलेटेड वर्क्स के लिए आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, EWS अफोर्डेबल स्कीम्स और RREP प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स को अगर किसी बिल्डर्स प्रोमोटर्स द्वारा आगे सिविल इंजीनियरिंग अथवा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पर ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाला जो जीएसटी रेट होगा वह 12% होगा। इस 12% का जो मेन प्रोमोटर्स अथवा बिल्डर्स है वह इनपुट ले सकता है और इन अफोर्डेबल प्रधानमंत्री आवास योजना RREP प्रोजेक्ट्स के अलावा अन्य किसी और कॉमर्शियल अथवा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर वह सब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां लगने वाला जीएसटी रेट 18% होगा और मेन बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स इस 18% का जीएसटी इनपुट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे TDR ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हर एक आदमी जानना चाहता है। हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, TDR ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं और किस प्रकार यह रियल एस्टेट में काम करते हैं। इसे हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझेंगे कि अगर एक बिल्डर अथवा प्रमोटर किसी जमीन को डेवलप करना चाहता है जिसमें वह अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अथवा RREP के प्रोजेक्ट्स अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट्स या फिर कोई अन्य कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहता है और ऐसी जमीन किसी किसान की अथवा किसी सामान्य पर्सन की है तो ऐसे में उसे उस जमीन को डेवलप करने के राइट्स उस मूल स्वामी जो कि उस जमीन का मालिक है उसके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक JDA ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है जिसके तहत वे आपस में ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को एक एग्रीमेंट के तौर पर लिखते हैं। अब क्योंकि जो मकान का मालिक होता है ठीक उसी प्रकार जमीन के मालिक को भी प्रमोटर्स को वह लैंड आगे फर्दर वह फ्लैट के रूप में डेवलप करे और लोगों को बेचे, इस प्रकार के राइट्स ट्रांसफर करने जिन्हें हम लॉन्ग टर्म लीज राइट्स ट्रांसफर भी कहा जाता है देता है। तो ऐसे में बिल्डर अथवा प्रोमोटर द्वारा एक सम एश्योर्ड फिक्स किया जाता है जो कि उस जमीन के मालिक को दिया जाता है। उस सम एश्योर्ड अमाउंट को ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स कहते हैं, जिसकी एवज में वह उस जमीन के राइट्स बिल्डर को ट्रांसफर करता है कि वह बिल्डर उस संबंधित लैंड को डेवलप करे, फ्लैट्स अथवा कॉमर्शियल अथवा ऑफिशियल जो भी उसके पर्पस हैं जो कि JDA ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखे हैं उसके अनुरूप उसको तब्दील करे और उस पूरे ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट के लिए उस लैंड ओनर को एक सम एश्योर्ड मिले। उस सम एश्योर्ड पर लगने वाला जो जीएसटी रेट है वह जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली 18% होगा। उसे वहन बिल्डर अथवा प्रोमोटर ही करेगा, मकान मालिक को उस 18% जीएसटी को पे करने की कोई बाध्यता नहीं है। बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स उसे RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ही पे करेगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे FSI जिसे हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहा जाता है। कभी कभी दोनों के बीच जो कि लैंड ओनर और जो बिल्डिंग डेवलपर होता है दोनों के बीच में होने वाला एग्रीमेंट इस प्रकार होता है कि होने वाली कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में कुछ स्पेस जो लैंड ओनर है उसे दिए जाएं अथवा उस पे होने वाला जो सम एश्योर्ड है उसको आनुपातिक रूप से दिया जाना। FSI को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है रियल एस्टेट में और यह किस प्रकार काम करता है इसको भी हम समझेंगे। फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब होता है टोटल फ्लोर स्पेस कवर्ड एज ए कारपेट एरिया इन ओवरऑल द प्रोजेक्ट डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस
प्रकार फ्लोर स्पेस इंडेक्स में पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से फ्लोर वाइज जितना भी कारपेट एरिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होने वाला है उसको FSAI फ्लोर स्पेस इंडेक्स के रूप में कंसर्न किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इस FSI को ज्ञात करने के लिए और इस पर लगने वाले GST को किस प्रकार रियल एस्टेट में कंसर्न किया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उसकी फर्स्ट बुकिंग जब भी होने वाली है अथवा उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब भी मिलता है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर उसने सभी यूनिट्स सोल्ड कर दी हैं तो उस केस में वह GST मुक्त रहेगा। इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं कि अगर कोई G+3 के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 9 फ्लैट्स होते हैं और अगर उस प्रोमोटर्स ने सारा पैसा स्वयं लगा करके उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को डेवलप किया है और उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने से पहले उसने पूरी यूनिट्स सोल्ड कर दी हैं तो वे सभी यूनिट्स GST के दायरे से बाहर हो जाएंगी और ऐसे बिल्डर अथवा प्रोमोटर्स को कोई GST लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं होगी। किंतु इसके वनस्पत दूसरी तरफ अगर उन्हें फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स मिलने से पहले अथवा ये कहें कि पहली रिहायशी पहले पर्सन्स की बुकिंग होने से पहले जब वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के बाद फर्स्ट बुकिंग आता है जिसे वे कहते हैं कि रेडी टू मूव, उस परिस्थिति तक अगर सभी फ्लैट्स सोल्ड नहीं हो पाते हैं तो फिर ऐसे में वह प्रोजेक्ट्स GST के दायरे में आ जाते हैं और GST पे लगने वाला जो GST रेट है वह जो हमने पहले आपको बताया कि अफोर्डेबल EWS प्रधानमंत्री आवास योजना में 1% और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि RREP मॉडल के तहत बनाए गए हैं वहाँ 5% और इन दोनों के अलावा बनने वाले रेजिडेंशियल अथवा कमर्शियल अथवा ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स उन सब पे लगने वाला 12%। ये GST रेट तब काम करने लग जाते हैं जब आपने फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अथवा रेडी टू शिफ्ट पोजीशन तक सारे फ्लैट्स अगर आपने नहीं बेचे हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो GST का रेट है ये प्रोपोर्शनेटली काम करता है। इस प्रोपोर्शनेट को कैसे ज्ञात किया जाता है उसे भी हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। प्रोपोर्शनेटली रेशो में GST रेट किस प्रकार ज्ञात होगा इसके लिए हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 600 फ्लैट्स हैं और अगर उसका फर्स्ट बुकिंग रेडी टू शिफ्ट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने पर उसके सारे यूनिट्स अगर सोल्ड नहीं होते हैं तो फिर उस केस में उसके अनसोल्ड जितने भी यूनिट्स हैं वे सभी GST के दायरे में आएंगे और उन अनसोल्ड फ्लैट्स पर लगने वाला GST रेट जो भी उस प्रोजेक्ट की कैटेगरी होगी उस प्रकार उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और उनका रेट क्या होगा, ये रेट निकालने के लिए जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स हैं उन सभी पर बेसिकली रेट वही लगेगा जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के समय फर्स्ट जो बुकिंग हुई है उस पर। अर्थात इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर एक टाउनशिप 600 फ्लैट्स की है और फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते समय उसकी पहली यूनिट ही सोल्ड हुई, उससे पहले अगर एक भी यूनिट सोल्ड नहीं हुई है तो उसकी 599 फ्लैट्स जो भी हैं उन पर लगने वाली रेट्स वही होगी जो उस फर्स्ट यूनिट के सोल्ड पे रजिस्ट्री के टाइम लिखी गई है। उस प्रकार से उनकी वैल्यूएशन काउंट की जाएगी और जैसे जैसे वह सोल्ड होते जाएंगे उसी रेट के आधार पर उन्हें जो कि प्रोमोटर्स हैं उन्हें GST का पेमेंट सरकार को करना होगा। GST में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स स्कीम अन्य सभी बिजनेस क्लास से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से वे सभी कैटेगरी और सभी कंडीशंस आपको बताने का और समझाने का सरल भाषा में प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको हेल्प करेगा रियल एस्टेट विश्लेषण को GST दायरे में समझने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम आगे जल्द ही मिलेंगे किसी नए विषय नए मार्गदर्शन के लिए। आप इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल पे। वेलकम टू टेक समाचार।